नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत के इतिहास को, जिसमें संगम काल को देखेंगे। संगम का काल जो है वह 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें 3 वंश के बारे में पढ़ा जाता है: चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। इसके भौगोलिक स्थिति को जब देखते हैं तो चेर वंश जो है वो केरल के क्षेत्र में था, चोल वंश जो है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में था और पांड्य वंश जो था चोल वंश के नीचे था। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों वंश जो था इसका एक राजकीय चिन्ह होता था। जैसे चेर वंश का राजकीय चिन्ह जो था वह धनुष था, और चोल वंश का जो राजकीय चिन्ह था वह बाघ था। पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह मछली था। इसकी राजधानी की अगर बात करते हैं तो चोल वंश की राजधानी उदयपुर था। पांड्य वंश की राजधानी जो था मदुरई था, और चेर वंश की राजधानी वांजी या करूर इसकी राजधानी था। तो यहाँ से इतना पॉइंट बनता है, तीनों राजवंश का राजकीय चिन्ह चेर का धनुष था, चोल वंश का राजकीय चिन्ह बाघ था और पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह मछली था। अब हम देखेंगे कि संगम का मतलब क्या होता था। संगम का मतलब होता था, तमिल के जितने भी विद्वान या कवि होते थे वह एक जगह एकत्रित होकर अपने अपने ग्रंथ का प्रकाशन करने का काम करते थे। वाद के बाद ग्रंथों का प्रकाशन होता था, और उसके बाद जो है यहाँ ग्रंथ लिखने का भी कार्य किया जाता था। संगम काल में 3 संगम का आयोजन होता है, और यह संगम जो होता है पांड्य वंश के शासकों के संरक्षण में होता है। तो तीनों संगम को देखेंगे। पहला जो संगम हुआ था उसका स्थान था मदुरई। इसके अध्यक्ष अगस्त्यार या इसी को अगस्त ऋषि भी कहते हैं। अगस्त्यार को ही अगस्त ऋषि कहते हैं। इसमें कोई भी ग्रंथ की रचना नहीं होती है। दूसरा जो हुआ था संगम वो हुआ था कपाटपुरम में। इसके अध्यक्ष पहले से तो अगस्त ऋषि थे ही, इसमें एक और नाम जुड़ जाता है। अगस्त ऋषि के साथ एक और नाम जुड़ता है, टोलकापियर। इस दूसरे संगम में एक ग्रंथ की रचना होती है और उस ग्रंथ का नाम होता है टोलकापियम। टोलकापियम की रचना टोलकापियर करते हैं। यहाँ से पूछा जाता है, यह एक तमिल ग्रंथ था, तमिल व्याकरण ग्रंथ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोलकापियम जो है वो कौन सा ग्रंथ था, तो तमिल व्याकरण ग्रंथ था। उसके बाद तीसरा जो हुआ था संगम, वह भी मदुरई में ही हुआ था। कभी कभी उत्तरी मदुरा या मदुरई दे सकता है। तो इसके अध्यक्ष नकीरत थे। इसमें कई ग्रंथ की रचना होती है। इसमें शिल्पाधिकारम की रचना होती है, उसके बाद जो है मणिमेखलई, उसके बाद जीवक चिंतामणि, कई ग्रंथ की रचना होती है जिसको इधर देखेंगे। पहला है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम का अर्थ होता है नुपुर की कहानी। इसके लेखक जो है वो इलांगो आदिगल थे। इलांगो आदिगल।
शिल्पाधिकारम का अर्थ होता है नुपुर की कहानी, या इसको पायल की कथा भी कहते हैं। इसके लेखक इलांगो अडिगल। ये ज्यादा पूछा जाता है कि शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे, इलांगो अडिगल। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसको तमिल साहित्य का इलियड या इलियट कहा जाता है। तमिल साहित्य का इलियड या इलियड, जो भी रहे ऑप्शन में। तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम में जो बुक जो है, वह ग्रंथ जो है, इसमें 3 कैरेक्टर है। एक कोवलन है, कन्नगी है, माधवी है। कन्नगी कोवलन की पत्नी रहती है, माधवी एक गणिका या नर्तकी रहती है। कोवलन का जो है संबंध माधवी से हो जाता है। इन दोनों का एक पुत्री भी होता है जिसको मणि मेखले कहते हैं, जिसका नाम मणि मेखले था। इसका जब सारा धन संपत्ति समाप्त हो जाता है तो फिर ये वापस कन्नगी के पास आता है। कन्नगी के पास आने के बाद इसके पास एक पायल रहता है। पायल को बेचने के लिए जब जाता है, यहाँ एक शासक का नाम आएगा। उस शासक का नाम था नेदुजेलियन। नेदुजेलियन यह पांड्य वंश का शासक था। इसकी पत्नी का पायल भी खो जाता है। जब इसको पता चलता है तो कोवलन को जो है ये फांसी की सजा दे देता है। जब इसको बाद पता चलता है कि वह पायल मेरी पत्नी का नहीं बल्कि कन्नगी का था, तो ये जो है आत्महत्या कर लेते हैं। कन्नगी जो है पांड्य वंश को छोड़ के ये चले जाते हैं चेर राज्य में, और वहीं जो है सती का पालन करते हुए सती हो जाती है। उसके बाद इसमें और कहानी है कि इसमें एक शासक का नाम आता है सेनगुटबन। सेनगुटबन ने कन्नगी के सम्मान में एक पूजा की शुरुआत करता है, जिसको कन्नगी पूजा या पत्नी पूजा या सती पूजा भी कहते हैं। अब आता है मणि मेखले। मणि मेखले जो है शिल्पाधिकारम की कहानी जहाँ खत्म होती है, वहीं से मणि मेखले की कहानी की शुरुआत होती है। और इसके लेखक जो थे वो सितले संतनार थे। इसकी विशेषता यह है कि यह एक बौद्ध ग्रंथ था। बौद्ध ग्रंथ था यह। मणि मेखले जो है वो कोवलन और माधवी की पुत्री का नाम है, और ये इसी के नाम पे ग्रंथ की रचना किया गया है। यह बौद्ध धर्म को अपना लेती है, इसलिए ये मणि मेखले जो है वह एक बौद्ध ग्रंथ था। इसको तमिल साहित्य का ओडिसी भी कहा जाता है। तमिल साहित्य का ओडिसी भी कहा जाता है। आगे है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि के लेखक जो थे वह त्रुपदेवर थे। त्रुपदेवर, इसमें जो है 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है कुरल। कुरल के लेखक त्रुपदेवर हो जाएंगे, सॉरी त्रुवल्लुर हो जाएंगे। त्रुवल्लुर हो जाएंगे इसके लेखक। ये जो है कुरल को तमिल साहित्य का महाकाव्य भी कहा जाता है। तमिल साहित्य का महाकाव्य या रामायण भी कहा जाता है। तमिल साहित्य का महाकाव्य या रामायण कहा जाता है कुरल को। इसके बाद कहानी देखेंगे, चेर वंश देखेंगे, चोल वंश देखेंगे और पांड्य वंश, तीनों की
विशेषता को देखेंगे। अब बारी बारी से देखेंगे। पहले पांड्य वंश को देखते हैं। तो पांड्य वंश में बताया है कि पांड्य वंश के राज्य के चिन्ह जो था वो मछली था, और इसके बारे में जो जानकारी सबसे पहले प्राप्त होता है वह एक मेगास्थनीज की एक पुस्तक है। इंडिका। सर्वप्रथम पांड्य वंश के बारे में इंडिका से जानकारी मिलती है। उसके बाद अगर यहाँ देखेंगे इसके शासन व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो इसके शासन व्यवस्था महिलाओं के हाथ में केंद्रित था, इसीलिए इसको मातृसत्तात्मक भी कहा जाता है। पांड्य वंश जो था वह एक मातृसत्तात्मक था। इसके एक शासक का नाम आता है नेडियोन। पांड्य वंश के संस्थापक जो था वह नेडियोन था। इसी ने मदुरा को ही मदुरई भी कहते हैं, मदुरई को अपनी राजधानी बना के शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। उसके बाद देखेंगे इसकी विशेषता नेडियोन की। सबसे पहले तो ये पांड्य वंश के संस्थापक थे। उसके बाद जो है यह एक समुद्र पूजा की शुरुआत करते हैं। नेडियोन जो है वह एक समुद्र पूजा की शुरुआत करते हैं। तो समुद्र पूजा किसने चालू किया था? नेडियोन ने समुद्र पूजा की शुरुआत करते हैं। इसमें सिंचाई व्यवस्था के लिए एक नदी का नाम आता है पहरुली नदी। इस पे बांध बनाया था, तो इसकी विशेषता ये हो गई। उसके बाद आता है एक शासक का नाम नेदुजेलियन। इसी के बारे में जो है कन्नगी और कोवलन और माधवी की जो कहानी है उसमें भी इसका जिक्र आता है कि नेदुजेलियन ने ही कोवलन को फांसी की सजा देते हैं। यह एक पांड्य वंश का शासक था और पांड्य वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक था। अगर इसकी बात करेंगे इसकी विशेषता के बारे में तो यह एक युद्ध लड़ते हैं। उस युद्ध का नाम होता है तिलैया लंगानम का युद्ध लड़ते हैं। इसमें चेर शासक जो थे, चेर शासक उसका नाम से था, उनको पराजित करते हैं। और से के बारे में एक विशेषता है कि से को हाथी के आंख वाला शासक कहा जाता है। से को हाथी के आंख वाला शासक कहा जाता है। नेदुजेलियन एक युद्ध लड़ते हैं, तिलैया लंगानम का युद्ध, जिसमें चेर वंश के शासक से को पराजित करते हैं। से को हाथी के आंख वाला शासक भी कहा जाता है। पांड्य वंश के अंतिम शासक जो थे उसका नाम था मलयकोड्डन। यह पांड्य वंश का अंतिम शासक थे। उसके बाद दूसरा वंश देखेंगे चेर वंश। चेर वंश को देखेंगे तो चेर वंश को एक और नाम से जाना जाता है जिसको केरल पुत्र भी कहते हैं। इसको क्योंकि यह केरल क्षेत्र में ही इसका शासन व्यवस्था था तो इसको केरल पुत्र भी कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो है वह ऐत्रेय ब्राह्मण से प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण से चेर वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसके राज्य के चिन्ह के बारे में यहाँ बता दिए हैं।
इस पहले इसके पहले बता दिए हैं राज्य के चिन्ह के बारे में। इसके राजधानी जो था वह करूर था। करूर जो है वह एक चीज के लिए प्रसिद्ध था, मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। करूर किस लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। अब इसके बारे में जानेंगे, इसके शासक के बारे में। इसके एक शासक का नाम आता है उदयन जेरल। उदयन जेरल यह चेर वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जो सैनिक लड़े थे उसको यह भोजन कराए थे। उदयन जेरल महाभारत के युद्ध में जो सैनिक भाग लेते उसको भोजन कराने का काम किए थे ये। आगे एक शासक का नाम आता है सेन गुटवन। सेन गुटवन के बारे में बताए थे कि कन्नगी के सम्मान में एक पूजा की शुरुआत करते हैं जिसको कन्नगी पूजा, पत्नी पूजा या सती पूजा भी कहा जाता है। तो चेर वंश के शासक जो है, चेर वंश के यही शासक कन्नगी पूजा की शुरुआत करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कन्नगी पूजा या सती पूजा की शुरुआत किया था? तो सेन गुटवन ने। अब इसके बारे में जानेंगे। इसको एक और नाम से जाना जाता है लाल चेर, इसी को कहा जाता है लाल चेर। किसको कहा जाता है? तो चेर वंश के शासक सेन गुटवन को लाल चेर कहा जाता है। उसके बाद आगे शासक का नाम है इरमपोरई। यह चेर वंश के अंतिम शासक थे, इरमपोरई। इसके शासन काल के समय एक शासक का नाम आता है जिसका नाम था नेदुमान अंजी। इसी के समय एक शासक हुआ करता था नेदुमान अंजी। माना जाता है कि यह दक्षिण भारत में जो है, दक्षिण भारत में गन्ने की कृषि की शुरुआत किया था इसी ने। गन्ने की कृषि का शुरुआत इसी ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गन्ने की कृषि का शुरुआत किसने किया था? तो इसी ने नेदुमान अंजी ने किया था। उसके बाद आगे देखेंगे चोल वंश के बारे में देखेंगे। चोल वंश के बारे में, तो चोल वंश के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो मिलता है वह अष्टाध्यायी। यह किसकी रचना है? तो यह पाणिनि की रचना है। यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी से ही सर्वप्रथम चोल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसका जो कार्यस्थली था वह तमिलनाडु का क्षेत्र था। कार्यस्थली तमिलनाडु का क्षेत्र था। तमिलनाडु के क्षेत्र में इसने अपने कार्यस्थली को बनाया था। यहाँ दो नदियों का नाम आता है, एक नदी था बिल्लार और एक पेन्नार। इन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को चोल मंडलम कहा जाता था। चोल मंडलम जो है वह बेल्लार और पेन्नार नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता था। इसी क्षेत्र में चोल वंश के शासकों ने अपनी शासन व्यवस्था को संचालित किया था। इसके संस्थापक का नाम अगर पूछा जाए कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो चोल वंश के संस्थापक का नाम आ जाएगा इलन जेचेन्नी। चोल वंश को आगे भी पढ़ा जाता है। यहाँ चोल वंश जितना संगम काल में है उतना अभी देखेंगे। फिर इसका पतन धीरे धीरे होने लगता है। फिर जो है चोल वंश की स्थापना जो है होते हैं। फिर चोल वंश की राजधानी तंजौर होता है, राजेंद्र चोल, ये सब के बारे में आगे पढ़ा जाता है। अभी जो ये इसके संस्थापक हैं इलंजेत चेन्नी, कहीं कहीं पे करिकाल भी दिया हुआ रहता है।
ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है चोल वंश के संस्थापक में, तो उसका आंसर विजयालय होता है। जो फिर से चोल वंश की स्थापना करता है उस समय, वही ज्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ चोल वंश के संगम काल में जब पढ़ेंगे तो चोल वंश के संस्थापक इलंजीत चिन्नी हो जाएगा। उसके बाद इसी में जो है चोल वंश की राजधानी जो है उदययूर जो है राजधानी को बनाया था, और यहाँ शासन व्यवस्था को इसने संचालित किया था। ये एक चीज के लिए प्रसिद्ध था, सूती वस्त्र के लिए यह प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र के लिए यह उदययूर जो है चोल वंश की राजधानी सूती वस्त्र के लिए यह प्रसिद्ध था। अब आगे एक और शासक आता है जिसका नाम करिकाल होता है। यह चोल वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं जले पैर वाला शासक। जले पैर वाला शासक कहा जाता है इसको। इसमें एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम होता है वेन्नी का युद्ध। वेन्नी के युद्ध में इसने चेर वंश और पांड्य वंश के संयुक्त सेना जो था, चेर वंश और पांड्य वंश के संयुक्त सेना को पराजित करता है। सेना को पराजित करता है। तो वेन्नी का युद्ध किसने लड़ा था? करिकाल ने। करिकाल किस वंश के शासक थे? चोल वंश के शासक थे। इसको जले पैर वाला शासक भी कहा जाता है। उसके बाद अगर आगे देखेंगे, इसमें एक नगर की भी स्थापना करता है जिसको पुहार कहा जाता है। आगे चल के सबसे अधिक जो व्यापार होता था, ये पुहार एक बंदरगाह था, यहीं से सबसे अधिक व्यापार होता था। करिकाल ने पुहार नगर का निर्माण करते हैं कावेरी नदी के तट पे। कावेरी नदी के तट पे पुहार का निर्माण करते हैं, और यहाँ एक बांध भी बनाया जाता है इसके द्वारा। और इस बांध को बनाने में जो है ये चेर वंश और पांड्य वंश के जो सेना था उसी का प्रयोग करते हैं इस बांध को बनाने में। आगे देखेंगे, संगम काल के कुछ विविध तथ्य के बारे में देखेंगे। तो संगम काल जो है उसमें राजा प्रतिदिन सभा में बैठक करता था, उसको नलवे कहा जाता था। नलवे कहा जाता था। राजा जो है प्रतिदिन सभा में बैठक करता था, उसको नलवे कहा जाता था। उसके बाद इसमें सर्वोच्च न्यायालय को एक नाम से संबोधित किया जाता था, मनरम से संबोधित किया जाता था। यहाँ गुप्तचर को एक नाम से संबोधित किया जाता था, ओरर। या इसी को वही कहा जाता था। संगम काल में सबसे अधिक जो व्यापार होता था वह पुहार बंदरगाह से होता था। पुहार बंदरगाह से सबसे अधिक व्यापार होता था। आगे एक वाणिज्य व्यापार का एक पुस्तक है जिसका नाम होता है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी किससे संबंधित है? तो वाणिज्य व्यापार से संबंधित था, विदेशों के साथ जो व्यापार होता था। और इसके लेखक अज्ञात व्यक्ति थे। संगम काल में सबसे प्रमुख देवता जो थे, मरुगन थे।
तो संगम काल में जो है इतना पॉइंट बनता है। वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन जितना जरूरी था उतना इसमें बताया गया है। इसको याद रखिए, यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। धन्यवाद।